सियापुर गांव में गोपाल अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। गोपाल तो सीधा साधा और भोला भाला था, लेकिन गोपाल की पत्नी उतनी ही तेज, तर्क और बदमाश थी। अजी, आपने शबरी को बोला क्यों नहीं कि वो मेरे हैंडपंप से पानी भरने नहीं आएगी, बल्कि आप तो उसके सामने इतना मीठा बोलते हैं जितना मीठा तो कोई पान खाकर भी ना बोले। तुम तो जानती हो सबरी कितनी भोली है बेचारी। अपने पति के मरने के बाद अपने घर का बोझ उठा रही है, अपने सास ससुर की सेवा भी कर रही है। आहा, बड़े आए शबरी की तरफदारी करने वाले। अगर आपको इतना ही प्यार आ रहा है तो उसे भी अपने ही घर में रख लो। रजनी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? बल्कि मैं तो एक इंसानियत के नाते तुमसे यह कह रहा हूँ कि वह अपने घर को कितने अच्छे से संभाल रही है, और भला मैं उसे पानी के लिए क्यों मना करूं? ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो मैं कर दूंगी, और अगर वो कल मेरे हैंडपंप से पानी भरने आई तो मैं उसे धक्के मार के यहाँ से भगाऊंगी। लेकिन ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम उसे इतना गुस्सा करती हो? मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद। वो अपने रंग रूप पर बहुत इतराती है। भले ही मैं काली हूँ, लेकिन कभी मुझे अपने रंग रूप का घमंड नहीं हुआ। वह तो पता ही है कि तुम में कितना घमंड है और कितना नहीं। चलो चलो, अब खाना बनाने पर ध्यान दो। आए दिन गांव वाले तुम्हारे कोई ना कोई हरकत को लेकर मुझसे शिकायत करने आते रहते हैं। मैं भी तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अरे तो ढूंढ लो ना कोई अच्छी सी लड़की। वैसे भी शबरी तुम्हें बहुत पसंद है। क्यों, सही कहा ना मैंने? खबरदार, जो तुमने सबरी के बारे में एक और लफ्ज गलत कहा तो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, वो भी शबरी के लिए। आखिर वो आपकी लगती ही क्या है? आपने मुझे मारने की कोशिश की है। इतना बोलकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। गोपाल भी अपना सर पीट लेता है, क्योंकि रजनी हमेशा ही ऐसे काम करती जिससे सामने वाले को या तो नुकसान पहुंचता या फिर दिल को ठेस पहुंचती। एक रोज रजनी शबरी को लेकर बाजार जाती है। जल्दी जल्दी बाजार चलो दीदी, वरना आने में रात हो जाएगी। मुझे घर में खाना भी बनाना है। हाँ, तो खाना मुझे भी बनाना है। वैसे तू अपने सास ससुर को कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करती? आज तक तो मैंने ऐसी बहू नहीं देखी जो अपने सास ससुर को माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती हो। अब क्या कर सकती हूँ, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अपने बच्चों और उनके भरोसे ही तो जी रही हूँ। अरे बेटा, मेरा घर यहीं पास में है, मेरी मदद कर दो। कितने लोगों से कहा जरा ये थैली उठा दो, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या तुम मेरे घर तक इन थैलों को पहुंचा दोगी बेटी? अरे जान ना पहचान, हम तुम्हारे मेहमान। कौन हो तुम अम्मा? और हम तुम्हें नहीं जानते। और शबरी तू, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की मदद करने की। ये लोग बहुत तेज होते हैं। पहले भोले भाले बनकर लोगों को फांसते हैं, फिर उनके साथ गलत कर जाते हैं। अरे रजनी दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप चलिए सब्जी खरीदिए, मैं बस इनका थैला रख कर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुझे अच्छा बनने की आदत जो है। चल मैं तो चलती हूँ, जिस दिन तू मुसीबत में फंसेगी उस दिन तुझे पता चलेगा। रजनी बाजार चली जाती है और शबरी उस बूढ़ी औरत का थैला लिए और वो बूढ़ी औरत भी शबरी को बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटी, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही हम असहाय बूढ़े लोगों की मदद हो जाती है, वरना इस दुनिया में कौन किसका है। ये तो मेरा फर्ज था अम्मा। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उनकी मदद जरूर करती। अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम भी हो चुकी है
और घर पर मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये लो बेटा, ये सोने का कंगन तुम्हारे काम आएगा। मेरा तो कोई है नहीं। अरे नहीं नहीं अम्मा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। लेकिन फिर भी वो बुढ़िया जबरदस्ती शबरी के हाथ में सोने का कंगन पहना देती है। अब अगले दिन जब रजनी और शबरी मिलते हैं तो रजनी शबरी के हाथ में सोने का कंगन देख शबरी से पूछती है कि आखिर उसके हाथ में ये सोने के कंगन कहाँ से आए। आज पहली बार तेरे हाथों में मैंने ये सोने के कंगन देखे हैं। कहाँ से लेकर आई है? कहीं तेरे मन में भी लालच आ गया हो और तूने भी किसी के हाथों से ये सोने का कंगन साफ कर लिया हो? अरे नहीं नहीं रजनी दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सोने का कंगन तो मुझे उस बूढ़ी अम्मा ने दिया है जो कल मुझे बाजार में मिली थी। अच्छा, तो काम के बदले सोने का कंगन, सही मतलब निकालती है तू भी। अरे रजनी दीदी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? मैं भला किसी की मदद के बदले किसी भी तरह की उम्मीद क्यों रखूंगी? उन्होंने तो जबरदस्ती मेरे हाथों में ये कंगन पहना दिए, तो मैं मना भी नहीं कर पाई। अच्छा, तो क्या उसकी बहू या बेटे ने ये सोने के कंगन देने से उस बूढ़ी औरत को रोका नहीं? अरे दीदी, उनकी छोटी सी कुटिया जरूर थी, लेकिन पता आपको, उनके घर में घड़े में बहुत सारे चांदी के सिक्के रखे थे। उनमें से ही ये कंगन उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा है ही कौन जिससे मैं ये दे सकूं। शबरी के मुंह से सोने चांदी से भरे घड़े के बारे में सुनकर रजनी की आंखें चमक जाती हैं और रजनी अब मन बना चुकी होती है कि वो उस बूढ़ी औरत के घर में चोरी करेगी और उसे अब रात का इंतजार था। रात होते ही वो उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ निकल पड़ती है। अरे शबरी ने तो बताया था कि उस बूढ़ी अम्मा का घर यहीं आसपास था, लेकिन मुझे झोपड़ी दिख क्यों नहीं रही? अरे मिल गया, यही घर है उस अम्मा का। आज तो मैं 2-3 घड़ा उठा ही लूंगी। इतना बोलकर रजनी उस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है और दोनों हाथ में 2 सोने चांदी से भरे घड़े उठाकर निकल पड़ती है। हालांकि ये सब वो बुढ़िया देख रही थी। उस दिन इससे मेरी मदद नहीं की गई और लालच इसे यहाँ तक ले ही आया, और न जाने अब इसके कर्मों का फल क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, सोने चांदी से भरा घड़ा हाथ लगा है। अब तो पूरे गांव में मुझे अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हें बेचकर मैं बड़ा सा घर बनवाऊंगी, 2-4 नौकर चाकर रखूंगी और तो और एक बड़ी सी गाड़ी लेकर पूरे गांव में घूमूंगी, पूरे दिन सोऊंगी और ऐसे मौज की जिंदगी जीऊंगी मैं तो। इतना बोलकर रजनी घर आती है और उन घड़ों को नीचे रखकर अपने पति गोपाल को उठाने लगती है। अजी सोते रहिएगा, उठिए भी, मेरे हाथ खजाना लगा है, खजाना। अरे उठिए। अरे कौन है वहाँ पर? घर में कोई चोर की तरह तो नहीं घुस आया? अरे चोर नहीं, तुम्हारी बीवी है। और आंखें खोलो और सामने देखो, सोने चांदी से भरा घड़ा रखा हुआ है। तुम तो जिंदगी भर सोते रह जाओगे। लेकिन मुझे तो कहीं सोना चांदी नहीं दिख रहा। यह घड़ा तो खाली है। जरा इस घड़े को पलटना, मैं भी तो देखूं कौन सा सोना और चांदी खजाना तुम्हारे हाथ लगा है। अब जैसे ही रजनी उस घड़े को पलटती है, उसमें से सांप और बिच्छू निकलते हैं, जिन्हें देखकर रजनी इधर उधर भागने लगती है और गोपाल ताली बजा बजा कर उन सांप और बिच्छू को घर से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने लगता है। अरे ये क्या?
मैंने अपने हाथों से सोने चांदी से भरा घड़ा उठाया था, लेकिन इसमें तो सांप और बिच्छू के अलावा और कुछ नहीं निकला। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इतनी रात गए मैं चोरी करने भी गई तो क्या लेकर आई? सांप और बिच्छू जो मुझे डस ले तो भरी जवानी में निपट लूं। तुम और तुम्हारा लालच, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। क्या जरूरत थी किसी के घर में चोरी करने की? और तुम्हारा लालच कुछ ज्यादा बढ़ता नहीं जा रहा? आज तो तुम घर सांप बिच्छू लेकर आई हो, कल को यही सांप बिच्छू तुम्हें डस ना ले। अब तो मैं कान ही पकड़ती हूँ। जो किसी लालच में पड़ूंगी, किसी का नुकसान करूंगी या फिर किसी को नीचा दिखाऊंगी। रजनी को उसके कर्मों का फल मिल चुका था, लेकिन देर से ही सही उसे अक्ल तो आती है। जो वो कर रही है वो सही नहीं है।